अंकल शब्द सुन विहान का चेहरा डार्क हो जाता है और वो कार से बाहर निकल रचना के पास जाता है तो घबराहट के मारे उसके हाथ से फोन छूट जाता है। तभी विहान अपने कठोर ओरे का साथ कहता है, लिटिल बैड प्रिंसेस। दोबारा अंकल बोली तो मुझे बैड इंसान बनने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। ये सुन रचना और घबरा जाती है। वही विहान नीचे झुकता है तो घबरा कर रचना अपने पैर पीछे करती है, पर विहान तो बस रचना का गिरा हुआ फोन उठा रहा था। वो उसके फोन को उठा जब स्क्रीन पर कॉमिक देखता है जिसमें सीन्स ही लिखा था ये देख। वो रचना की तरफ स्क्रीन कर उसे दिखाता है तो रचना का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता और वो झट से उसके हाथ से अपना फोन ले हकलाकर कहती है, ये मैं नहीं पढ़ती हूँ, गलती से खुल गया। ये सुन विहान मुस्कुराते हुए कहता है, कार के अंदर बैठो बैड प्रिंसेस। ये सुन रचना को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही शर्म से वो पानी पानी हुए जा रही थी। वो विहान का बात ना सुन आगे बढ़ वहां से जाने को थी। ये देख विहान उसके हाथ को पकड़ कहता है, पब्लिक प्लेस में है हम, चाहती हो मैं तुम्हें पब्लिक प्लेस पर किस करूं? अगर नहीं चाहती हो तो कार के अंदर बैठ जाओ। ये सुन अपने हाथ को छुड़ा गुस्से में कार के अंदर जा बैठ गई तो विहान भी कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट करते हुए कहता है, लिटिल बैड प्रिंसेस, तुम्हें नहीं लगता जो तुम्हारा एज है उसमें तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना चाहिए? ये सुन रचना कहती है, मैं नहीं पढ़ती हूँ और ना मैं बैड लिटिल प्रिंसेस हूँ। इतना कह चिढ़ते हुए अपने चेहरे को घुमा देती है तो विहान कहता है, ओके प्रिंसेस, मैं तुम्हें बैड नहीं बोलूँगा, अब बताओ जाना कहाँ है? ये सुन रचना झट से कह देती है, घर। तो विहान रचना के घर की तरफ अपने कार को ले जाने लगता है। तभी रचना का नज़र पानी पूरी पर जाता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। वही रचना के नज़र को नोटिस कर विहान अपने कार को रोक सवाल करता है, क्या तुम्हें पानी पूरी खाना है? तो रचना झट से हाँ कर देती है, फिर कार से बाहर निकल जाती है। वही विहान भी कार से बाहर निकल उसके पीछे जाने लगता है। फिर दोनों पानी पूरी वाले भैया के पास आ जाते हैं। फिर रचना झट से कहती है, भैया तीखी वाली पानी पूरी बनाएगा? ये सुन पानी पूरी वाले भैया ढेर सारे मिर्ची डाल देते हैं। फिर रचना को कटोरी देते हैं। फिर विहान के तरफ भी। तभी विहान कहता है, मुझे नहीं चाहिए। ये सुन वो अपने हाथ पीछे कर लेता है और रचना को खिलाने लगता है। तभी रचना मजे से खाते हुए विहान के तरफ देख उसके तरफ अपना एक पानी पूरी बड़ा कहती है, ये बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई तो करो। ये सुन विहान जो कभी ये सब नहीं खाता था, पर रचना अपने हाथों से खिला रही थी तो खा लेता है। तभी रचना का उंगली विहान के लिप्स को छूता है तो रचना और विहान दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। फिर रचना झट से अपने चेहरे को मोड़ अपना पानी पूरी खाने लगती है। वही विहान के होंठों पर मुस्कान आ जाता है, पर एक ही पानी पूरी से उसे तीखा लगने लगता है। वही रचना खाना खत्म कर विहान की तरफ देखती है, जिसे देख साफ पता चल रहा था उसे तीखा लग रहा। तो रचना कहती है, मीठी पापड़ी दे दीजिए। ये सुन पानी पूरी वाला दे देता है तो रचना विहान के तरफ कटोरी बड़ा कहती है, इसे खा लीजिए, तीखा नहीं लगेगा। ये सुन विहान को इतना तीखा लग रहा था कि वो उठाकर खा लेता है। तो रचना अपने पैकेट से पैसा निकाल देने को थी, पर विहान कहता है, मैं दे रहा हूँ। पर रचना पैसे पानी पूरी वाले की तरफ बड़ा कहती है, इतनी भी गरीब नहीं हूँ मैं कि पानी पूरी का भी पैसा ना दे सकूं। वही पानी पूरी वाला पैसा ले लेता है। फिर रचना कार के तरफ जाने लगती है और विहान उसके साथ। तो विहान कहता है, अगर इतनी भी गरीब नहीं हो तो मुझे रेस्टोरेंट में ट्रीट दो। ये सुन रचना कहती है, ट्रीट में किस बात का दूं? ये सुन विहान कहता है, बस प्रूफ करने के लिए कि तुम गरीब नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें पुआ प्रिंसेस बुलाऊंगा। ये सुन इरिटेट हो रचना विहान के तरफ देख कहती है, ठीक है, दे दूंगी ट्रीट। रचना के बातों को सुन विहान कहता है, तो बताओ कौन सा रेस्टोरेंट लेकर चल रही हो? ये सुन रचना झट से कहती है, आज नहीं कल, मुझे डांट पड़ेगा लेट घर गई तो। विहान का रचना के साथ कुछ और देर बिताने का सपना तो टूट गया था, पर फिर वो कहता है, ओके, तो कल तुम्हारे कॉलेज खत्म होने के बाद तुम सामने वाले पार्क में आ जाना, मैं तुम्हारा वही वेट करूंगा। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और विहान उसे घर छोड़ वहां से निकल जाता है। वही रचना घर के अंदर जाते हुए खुद में कहती है, मेरे पास सिर्फ 200 रुपया बचा, मैं उस अमीरजादे प्लेबॉय को क्या और किस रेस्टोरेंट में खिलाऊंगी? 200 में तो एक प्लेट पनीर मसाला भी नहीं आएगा।
अपने आप में ये सब कहते हुए वो अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विहान के होंठों पर मुस्कान था। तभी उसका फ़ोन बजता है तो विहान कार ड्राइव करते हुए ही अपने फ़ोन को उठा कहता है, हाँ अनिरुद्ध। विहान के आवाज़ को सुन अनिरुद्ध कहता है, कल हमें एक मीटिंग में चलना है। ये सुन विहान टाइम पूछता है। टाइम जानने के बाद विहान झट से कहता है, अनिरुद्ध तू अकेला चल जा ना, मुझे उस टाइम कुछ काम है। ये सुन अनिरुद्ध सवाल करता है, क्या काम है? तो विहान कह देता है, मुझे डेट पर जाना है। ये सुन अनिरुद्ध अफसोस से भरी सांस भर कहता है, फिर कोई नई लड़की? इस बात पर विहान कहता है, पर ये खास है और ये पूरा डेट नहीं है, बस मुझे किसी के साथ टाइम एक्सपेंड करना, तो तू कल का मीटिंग अकेला हैंडल कर ले। आखिर में अनिरुद्ध ठीक है कह देता है, फिर कॉल कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत से बात करने के बाद आदित्य खड़ा हो जाने को था, पर तभी विक्रांत कहता है, तेरा मूड आज कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ बात है तो बता सकते हो। आदित्य वापस बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता विक्रांत, मैं इतना परेशान क्यों हूँ उसे लेकर। ये सुन विक्रांत सवाल करता है, किसे? विक्रांत के सवाल पर आदित्य कहता है कोई, बस मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ, पर उसके करीब जाता हूँ और उसके आंखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है। ये सुन विक्रांत सिगरेट जला सिगरेट के कस लेते हुए सवाल करता है, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है? ये सुन आदित्य कहता है, आदित्य दीवान को प्यार कभी नहीं, शायद मैं अभी तक उसे यूज नहीं किया हूँ इसलिए इतना सोच रहा हूँ। तो विक्रांत कहता है, मतलब वो तुम्हें अपने करीब नहीं आने देती है? विक्रांत की इस बात पर आदित्य कहता है, हाँ, पर आदित्य दीवान को रोक भी नहीं सकता, सो मैं जब चाहूँ जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। ये सुन विक्रांत सिगरेट के कस लेते हुए कहता है, अगर वो इतना जरूरी नहीं है तो यूज कर थ्रो करो और अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करो, और अगर जरूरी है तो कुछ करने से पहले सोच लो। विक्रांत के बातों को सुन आदित्य कहता है, नहीं है जरूरी, ओके मैं कल मिलता हूँ। तो विक्रांत भी ठीक है कह देता है। वही आदित्य खड़ा हो जाने लगता है। तभी विक्रांत अपने मन में कहता है, आदित्य हर बार यही करता है, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो उसे भी अपने जिंदगी से दूर कर देता है, काश इस बार वो ऐसा ना करे। इतना कहने के बाद वो अपना काम करने लगता है। वही आदित्य कार में जा बैठ निकल जाता है। फिर अपने कंपनी पहुंच केबिन में जा चेयर पर बैठने के बाद आदित्य आज जो सुबह किया था जय के साथ उसे ही सोचने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात के 9 बज गए थे। अनुराग कंपनी से वापस आ जाता है। फिर सभी साथ डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद सभी अपने रूम चले जाते हैं। तभी मोक्ष अनिरुद्ध के पीछे आ उसके रूम के पास आ जाता है तो अनिरुद्ध उसे देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मेरे रूम क्यों आ रहे हो, अपने रूम जाओ। इस बात पर मोक्ष कहता है, क्या हम साथ सोए? ये सुन अनिरुद्ध कहता है, नहीं। तो मोक्ष कहता है, जो आप दोपहर को कह रहे थे हम वो साथ करेंगे, अब मैं आपके साथ सोऊं। मोक्ष के बातों को सुन अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है, नहीं, अपने रूम जाओ। तभी अपना मासूम चेहरा बना मोक्ष कहता है, पर क्यों? मोक्ष के सवाल पर अनिरुद्ध उसके आंखों में देख कहता है, तुम्हें पता भी है मैं करना क्या चाहता हूँ? ये सवाल सुन मोक्ष हिचकिचाते हुए कहता है, इंटीमेट होना। ये सुन अनिरुद्ध अपने हाथ को उसके कमर पर रख अपने हाथ नीचे ले जाते हुए अपने कोल्ड पर अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, बोलना इजी है पर सहना मुश्किल है, इसलिए अपने रूम जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। अनिरुद्ध की बातों को सुन मोक्ष को जब सीन याद आता है तो उसका गला सूखने लगता और चेहरा लाल हो जाता है। फिर वो जल्दी से मुड़ अपने रूम जाने लगता है। वही अनिरुद्ध अपने रूम के अंदर जा अपने रूम का दरवाजा बंद कर खुद में कहता है, इसके दिमाग में ये सब आ कहाँ से रहा है? इतना कहने के बाद वो अफसोस से अपने चेहरे को हिला बेड पर जा लेट जाता है और अपने आंखों को बंद कर खुद में कहता है, मैं वेट कर सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे ही हो तो मैं सही वक्त आने के बाद इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊंगा, पर तुम अभी इन सब के लिए बहुत इमैच्योर हो। वही मोक्ष अपने रूम जाने के बाद अपने बेड पर जा तकिया लेकर बैठ खुद में ही कहता है, मैं क्या बोल दिया? अगर वो सच में इंटीमेट होते तो मैं भी ना पागल हूँ, पर मैं कैसे जानूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए ये शादी तोड़े और मुझे किस भी इसलिए ही करते हैं। खुद में ये सब कहते हुए वो लेट जाता है।
वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने मेंशन ना जा एक छोटे से विला के पास आ जाता है और अपने कार से बाहर निकल विला के पास जा बेल रिंग बजाता है तो खूबसूरत सी लड़कियां दरवाजा खोल देती है। आदित्य को देख लड़की के चेहरे पर मुस्कान भर जाता है और वो कहती है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था तुम होगे। पर आदित्य कुछ ना कह अंदर आ जाता है। वही लड़की दरवाजा बंद कर देती है। फिर दोनों हॉल में आ जाते हैं और आदित्य सोफे पर बैठ जाता है। तभी लड़की कहती है, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। ये सुन आदित्य उसके हाथ को पकड़ उसे अपने गोद में खींच कहता है, तुम्हें पता है मैं ड्रिंक के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके गर्दन को किस करने लगता है। तभी लड़की कहती है, तो हमें रूम चलना चाहिए। ये सुन आदित्य उस लड़की को छोड़ देता है। फिर दोनों रूम में चले जाते हैं तो आदित्य बेड पर बैठ जाता है। वही लड़की उसके टाई को खोल उसके गर्दन को चूमते हुए उसके कोट निकाल शर्ट के बटन को खोलते हुए बस उसके शरीर को चूमे जा रही थी। फिर उसे चूमना बंद कर अपने कपड़े अपने शरीर से निकाल उसके करीब वापस जा उसके पूरे शरीर को चूमते हुए सवाल करती है, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो। लड़की के सवाल पर लड़की के बालों के अंदर अपने हाथ को डाल अपने मुट्ठी में भर उसे बेड पर कर अपने बेल्ट को खोल अपने जिस्म से बचे कपड़ा को निकाल लड़की के शरीर में प्रवेश कर देता है। तभी लड़की उसके गर्दन पर अपने हाथ को घुमा मदहोशी से भरी आवाजें निकालने लगती है। वही आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, आई डोंट लाइक एनीवन आस्क रिडिक्यूलस क्वेश्चन। इतना कहने के बाद आदित्य थोड़ा रफ हो जाता है तो लड़की उसका गुस्सा ना बढ़े इसलिए शांत रहती है। वहीं दूसरी तरफ जय रूम के अंदर बेड पर लेटा रहता है। उसने कुछ खाया भी नहीं था और वैसे ही बिना कुछ खाए वो सो जाता है। धीरे धीरे ये वक्त बीत रहा था। रात का 12 बजने वाला था तो अनुराग और सनाया एयरपोर्ट साथ चले जाते हैं। वहां जाने के बाद सनाया मुस्कुराते हुए अपने मॉम डैड का इंतजार कर रही थी। वही अनुराग बस उसके साथ खड़ा था। कुछ ही वक्त में सनाया के मॉम डैड आ जाते हैं। जैसे ही सनाया के पेरेंट्स आते हैं सनाया जा अपने पेरेंट्स के गले से लग जाती है। पर सनाया का पेरेंट्स सनाया से थोड़े नाराज थे इसलिए कुछ खास खुशी जाहिर नहीं करते हैं। फिर सनाया अपने पेरेंट्स से दूर हो अपने पेरेंट्स का चेहरा देख कहती है, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाए हो। वो ये सवाल की ही थी कि तभी अनुराग सनाया के मॉम डैड का पैर छूने के लिए झुकता है पर दोनों ही रोक कहते हैं, नहीं बेटा ये मत करो। ये सुन अनुराग खड़ा हो अपने सिर को झुका कहता है, सॉरी अंकल आंटी, मैं सनाया से इतनी जल्दी मैं शादी कर लिया। आप दोनों के बहुत से इच्छाएं होंगे सनाया के शादी को लेकर, पर मेरे कारण वो इच्छा टूट गया। अनुराग के बातों को सुन सनाया के डैड अनुराग के कंधे पर हाथ रख कहता है, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें बहुत सालों से जानते हैं, तुम बहुत अच्छे हो और हम चाहते थे हमारी बेटी किसी ऐसे इंसान को ही अपना लाइफ पार्टनर चुने। ये सुन सनाया कहती है, तो आप दोनों मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। सनाया के शिकायत पर उसकी माँ अपनी बेटी के कान को पकड़ कहती है, क्योंकि तू सारे लड़कों को रिजेक्ट करते रहती थी और कारण नहीं बताती थी। अगर तुझे अनुराग से शादी करना था तो हमें बताती, अनुराग जैसा लड़का वैसे भी मिलना मुश्किल है। इतना कहने के बाद अपनी बेटी के कान को छोड़ देती है। तभी सनाया अपने कान को रगड़ कहती है, आप दोनों को पहले कैसे बता देती जब तक अनुराग नहीं मानते। वैसे अब चलो कार में बहुत नींद आ रहा मुझे। ये सुन सनाया की माँ उसे घूर कर देखती है। तभी अनुराग कहता है, तुम ट्रॉली लेकर कार में जा रखो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ बात करना है। ये सुन सनाया बिना शिकायत का अपने मॉम डैड का ट्रॉली ले कार में रखने लगती है। पर उसे ये जानने की भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अनुराग को क्या बात करना है। पर उसके जाने के बाद अनुराग कहता है, सॉरी अंकल आंटी, मुझे पता मैं सनाया के लायक नहीं हूँ, मतलब मेरी एक बेटी है, सनाया को कोई ऐसा मिलना चाहिए था जो। इससे आगे अनुराग कुछ कहता कि सनाया की माँ कहती है, अनुराग हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बस मैटर करता है कि हमारी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ खुश रहे और हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और वैसे भी मेरी नालायक बेटी के लिए तुम परफेक्ट हो, वो तुम्हारी हर बात मानती है। सनाया की माँ इतना कही थी कि तभी उसके डैड कहते हैं, पर एक शिकायत है। ये सुन अनुराग सवाल करता है, क्या। तो सनाया के डैड हंसते हुए कहते हैं, अब हम दोनों को मॉम डैड बोलो, अंकल आंटी नहीं। ये सुन अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, ओके मॉम डैड।
फिर वो तीनों भी कार के पास आ जाते हैं तो अनुराग देखता है उससे ट्रॉली डिक्की में रखा ही नहीं जा रहा है, तो फिर वो सनाया को साइड कर ट्रॉली डिक्की में रख देता है। फिर चारों कार के अंदर बैठ जाते हैं और कुछ ही वक्त के बाद कार मेंशन के अंदर होता है। फिर कार रुकते ही चारों कार से बाहर निकलते हैं। फिर चारों मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। मेंशन के अंदर अनिरुद्ध जगा हुआ था और सभी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चारों आते हैं अनिरुद्ध खड़ा हो जाता है। फिर उनके सामने आते ही अनिरुद्ध भी पैर छूने को था पर सनाया का पेरेंट्स रोक लेते हैं। फिर चारों सोफे पर जा बैठ जाते हैं। फिर सर्वेंट चाय लाती है और चारों साथ चाय पीते हैं। फिर डिनर का सनाया पूछती है पर उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं तो सनाया उन्हें उनका रूम दिखा देती है। वही अनिरुद्ध और अनुराग भी अपने रूम जाने लगते हैं पर तभी अनिरुद्ध अपने रूम ना जा मोक्ष के रूम चला जाता है। मोक्ष के रूम जाने के बाद दरवाजा लॉक कर मोक्ष के पास जाता है तो देखता है मोक्ष के हाथ में एक माचोड़ा हुआ पेपर है जिसे मोक्ष कसके अपने मुट्ठी में पकड़ छोटे बच्चे की तरह सोया हुआ था। तो अनिरुद्ध उसके हाथ से पेपर निकाल उसे देखता है जिसमें लिखा था, अनिरुद्ध मुझसे प्यार करते हैं, अनिरुद्ध मुझसे प्यार नहीं करते हैं। पूरे पेज में लिखा था, ये देख उसे अपने जेब में रख। अनिरुद्ध उसके माथे पर किस कर कहता है, आई लव यू डमी। इतना कहने के बाद वो उसे पकड़कर सो जाता है। रात धीरे धीरे पार होने लगता है। जब सुबह होता है तो मोक्ष का नींद खुलता है और अपने सामने अनिरुद्ध को देख मोक्ष के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो अपनी उंगली को उसके चेहरे पर ले जा सिर से स्लाइड करते हुए नाक के पास होंठों के पास आते ही रुक जाता है और अनिरुद्ध के होंठों को छूते ही उसके किस याद आने लगता है और उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी अनिरुद्ध मोक्ष के उंगली को अपने मुंह के अंदर ले लेता है तो किसके ख्यालों से बाहर हैरानी से अनिरुद्ध के तरफ देखता है। तभी अनिरुद्ध अपने आंखों को धीरे से खोलते हुए उसके उंगली को लिक करता है तो मोक्ष को अपने शरीर में करंट सा एहसास होता है और उसका चेहरा लाल गुलाब की तरह हो गया था। वही अनिरुद्ध मोक्ष के हाथ को पकड़ उसके हाथ को किस करने लगता है। फिर उसे अपने करीब खींच लेता है तो मोक्ष उसके सीने से टकरा जाता है। तभी अनिरुद्ध अपने हाथ को मोक्ष के सिर पर रख उसे अपने वार्म आवाज में कहता है, तुम अभी बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुन मोक्ष कहता है, पर मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध गुस्से में मोक्ष को खुद से दूर कर देता है तो मोक्ष घबरा जाता है। वही अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है, तुम सिंगर नहीं बन सकते हो, शांति से अपनी पढ़ाई पर बस ध्यान दो। इतना कहने के बाद गुस्से में अनिरुद्ध बेड से उतर रूम से बाहर जाने लगता है। वही मोक्ष को अनिरुद्ध का गुस्सा होने का कारण समझ ही नहीं आता है और अनिरुद्ध के ऐसे गुस्से में जाने से मोक्ष के आंखों में आंसू भर जाता है। वही दूसरी तरफ जय का नींद खुल जाता है तो देखता है आदित्य अभी भी नहीं आया है तो वो जाकर सावरले लड़कियों वाले कपड़े पहन अपने कॉलेज के लिए कपड़ा ले बेड पर बैठा रहता है। तभी सर्वेंट दरवाजा नॉक करती है तो जय जा दरवाजा खोल देता है। तभी सर्वेंट कहती है, मैडम नाश्ता। ये सुन जय इशारे से ही नाश्ता नहीं करना ये बता देता है। फिर दरवाजा को भीट का बेड पर जा बैठ जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है। कॉलेज का टाइम होने वाला था पर आदित्य अभी भी मेंशन नहीं लौटा होता है तो जय अपना बैग और उसके अंदर कॉलेज के लिए ड्रेस डाल रूम से बाहर निकल जाने लगता है। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में अनाया स्कूल जा चुकी थी और सभी साथ बैठ नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते वक्त मोक्ष अनिरुद्ध को अवॉइड कर रहा था। वही अनिरुद्ध को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है। सभी का नाश्ता करने हो जाता है तो मोक्ष कॉलेज जाने के लिए निकलने वाला था पर अनिरुद्ध कहता है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये सुन मोक्ष कहता है, नहीं मुझे पसंद नहीं, सभी मुझे नोटिस करे। स्कूल में भी ऐसा ही होता था इसलिए सब मतलबी दोस्त मेरे बने थे। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही सनाया अनिरुद्ध के करीब जा उसके कान में कहती है, तुम्हारा बेबी बॉय नाराज है क्या तुमसे, ऐसा क्या किया है तुमने। ये सवाल सुन अनिरुद्ध कहता है, मेरे मैटर में ध्यान देने से अच्छा है भैया पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारी प्यार की गाड़ी हमेशा अटकी रहेगी। ये सुन सनाया अपना सड़ा सा मुंह बना कहती है, कोल्ड हार्टेड इंसान। वही अनिरुद्ध कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने मेंशन पहुंचता है और अपने रूम में जाता है तो देखता है जय नहीं है तो आदित्य अपने रूम से बाहर निकल सर्वेंट से जय के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है वो बैग लेकर निकल गया है।
ऊपर से उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और कल भी उन्होंने कुछ नहीं खाया है। ये जान आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में वापस जा शावर लेने के बाद रेडी हो जाता है और अपने कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सभी स्टूडेंट पहुंच गए थे और फ्रेशर के लिए आज जोड़ी में नाम देना था, साथ ही डांस का भी अपने जोड़ी के साथ प्रैक्टिस करना था। तो रचना और मोक्ष पार्टनर बन गए। वही जय और माही फिर इन लोगों को डांस प्रैक्टिस करने जाना था, पर जय को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो माही से कहता है, माही मैं आज प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, हम मंडे से प्रैक्टिस करें या फिर तुम अपना पार्टनर चेंज कर लो। माही ने बिना पूछे जय का नाम अपने साथ लिखवा दिया था, तो माही कहती है, जय मैं तुम्हारे साथ ही डांस करना चाहती हूँ, इसलिए अपने साथ तुम्हारा नाम लिखवाई हूँ, तो तुम ये सब ना सोच रास्ट करो, मैं अपना अधूरा छूटा नोट्स पूरा कर लेती हूँ। ये सुन जय ठीक है कहता है। वही क्लास के बाकी सब स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के लिए जा चुके थे। वही जय अपने सिर को बेंच पर रख अपने आंखों को बंद किया हुआ था, तभी अपना नोट्स पूरा करते हुए माही जय की तरफ देखती है, फिर अपने हाथ को उसके सिर के पास ले जा उसके बालों को साइड कर उसके माथे को छूते हुए कहती है, तुम्हें फीवर तो नहीं है पर तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ चुका है। इतना कहते हुए वो अपने हाथ को पीछे कर उसे चिंता से भरे नज़र से देखती है, तो जय ठीक से कहता है, तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ा होता है, पर तभी ना खाने पीने की वजह से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और तभी वो आगे ही अपना कदम बढ़ाता है कि बेहोश होकर जमीन पर बेंच से टकराते हुए गिर जाता है, जिस कारण उसके माथे से खून बहने लगता है। वही ये देख माही बहुत परेशान हो जय के करीब जा उसे उठाने का कोशिश करती है, तभी उसके माथे से खून बहता देख उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। पर फिर वो अपने फ़ोन को निकाल मोक्ष रचना को कॉल करने को थी, पर सबसे पहले भैया का नाम था तो वो घबराहट के कारण अपने भाई को ही कॉल कर लेती है। आदित्य अभी अपने मीटिंग में बैठा हुआ था, तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल देखता है। अपनी बहन का कॉल आता देख वो मीटिंग में सभी को शांत रहने का इशारा कर कॉल उठा अपने कोल्ड आवाज़ में कहता है, क्या हुआ। इस सवाल पर माही रोते हुए कहती है, भैया जय। इतना कह बस रोने लगती है तो आदित्य का गुस्सा दूर हो जाता है और वो झट से सवाल करता है, माही क्या जय और तुम रो क्यों रही हो। ये सुन माही रोते हुए कहती है, जय के सिर से खून आ रहा है और क्लास में कोई नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ये सुन आदित्य कहता है, तुम कॉलेज प्रोफेसर से हेल्प लो या मेडिकल रूम में जाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुन माही कहती है, ओके भैया। वही आदित्य फिर कॉल कट कर कहता है, मीटिंग ओवर, मेरी सिस्टर को मेरी ज़रूरत है। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाने लगता है। वही दूसरी तरफ माही भागते हुए बाहर जाती है और उसे प्रोफेसर तो नहीं पर एक सीनियर दिखता है जो कॉलेज में बहुत पॉपुलर था। माही उसके पास जा रोते हुए सब बता देती है, फिर सीनियर माही के साथ उसके क्लासरूम में जाता है, फिर जय की तरफ देखता है और उसे उठा माही के साथ मेडिकल रूम जाने लगता है। कुछ ही वक्त में दोनों मेडिकल रूम पहुंच जाते हैं, पर डॉक्टर वहां नहीं थे, तो सीनियर माही को डॉक्टर को इन्फॉर्म करने का कह खुद अंदर बेड के पास जा जय को बेड पर लेटा उसके सिर से बाल हटा देता है और खून बहता अधिक देख अपना हांकी निकाल उसके सिर पर रख बस जय के चेहरे को ही देखे जा रहा था। तभी माही के साथ डॉक्टर आ जाता है तो सीनियर जय से दूर हो जाता है। वही डॉक्टर जा जय का पहले बैंडेज करता है, फिर उसे चेक कर कहता है, ये ठीक है, बस कुछ ठीक से ना खाने पीने की वजह से ये बेहोश हो गया है। ये सुन माही को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो कहती है, जय को होश कब तक आएगा। ये सुन डॉक्टर कहता है, टाइम लग सकता है। इतना कहने के बाद डॉक्टर कहता है, मुझे कुछ काम है, होश आई तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहने के बाद माही को अपना कार्ड दे देता है और वो ले लेती है तो डॉक्टर चला जाता है। तो माही सीनियर से कहती है, आप प्लीज़ थोड़ा देर जय के पास रुक जाए, मैं अपने बाकी दोस्तों को बताकर आती हूँ। ये सुन सीनियर ओके कहता है तो माही वहाँ से जाने लगती है। वही आदित्य कॉलेज पहुँच जाता है और मेडिकल रूम के तरफ ही जाने लगता है। वही वो सीनियर माही के जाने के बाद जय के पास बैठ अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेरता है तो उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और अपने मन में ही कहता है, तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है,
पर तुम ठीक से खाना पीना क्यों नहीं खा रहे हो? बेहोश जय के चेहरे को छूते हुए वो सवाल कर रहा था, तभी आदित्य मेडिकल रूम के अंदर आ जाता है और किसी लड़के को जय को छूता देख वो गुस्से में उसके पास जाता है। फिर लड़के के हाथ के कलाई को पकड़ मजबूती से बढ़ा देता है। वहीं सीनियर आदित्य की तरफ देखता है तो आदित्य अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, ये क्या कर रहे थे? वही सीनियर जिसे बहुत दर्द हो रहा था अपने हाथ में, वो कुछ कहता कि माही, मोक्ष, रचना तीनों भागकर वहां आती है और माही अपने भाई को देख कहती है, भैया आप क्या कर रहे हो? अपनी बहन का आवाज सुन आदित्य उसके हाथ को छोड़ देता है। वही सीनियर उससे दूर हो जाता है। तभी माही अपने भाई के पास आ कहती है, आप यहाँ क्यों आए हो? अपनी बहन के सवाल को सुन आदित्य ये तो कह नहीं सकता था कि वो जय का सुन यहाँ आया है, इसलिए वो झट से कहता है, तुम इतना रो रही थी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुन माही अपने भाई के पास जा कहती है, सॉरी भैया, मेरे वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ। वही मोक्ष और रचना जय के पास जाते हैं और सीनियर वहां से जाने लगता है। तभी माही कहती है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है आज। ये सुन रचना, जिसके आंखों में आंसू भर गया था जय के हालत को देख, वो सीनियर के तरफ अपने नम नजरों से देख कहती है, थैंक यू। वही मोक्ष भी थैंक यू कहता है। फिर सीनियर बस स्माइल कर चला जाता है, पर जाने से पहले वो जय की तरह देखता है। उस लड़के को जय की तरफ देखता पा आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। वही रचना जय के चेहरे पर अपने हाथ को रख रोते हुए कहती है, ये बेवकूफ़ काम के चक्कर में ही अपना खाना स्किप किया होगा। एक बार होश आ जाए, आज मैं इसे काम पर जाने नहीं दूंगी। इनफैक्ट जब तक ठीक नहीं हो जाता है, मम्मी पापा से कहूंगी इसे वो घर से निकलने ना दे, और मुझे पता है मम्मी पापा का बात ये नहीं टालेगा। रचना के बातों को सुन आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी कठोर आवाज में कहता है, तुम तीनों क्लास जाओ, मैं इसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ये सुन रचना कहती है, इट्स ओके, मैं पापा को कॉल कर दी हूँ, वो आते होंगे। इस बात पर आदित्य अपने मन में कहता है, ये मेरा है, मैं इसे रचना के घर पर रहने नहीं दे सकता हूँ। अपने मन में इतना कहने के बाद आदित्य कहता है, मैं आ गया हूँ तो मैं ले जाता हूँ। तभी माही कहती है, रचना भैया ठीक कह रहे हैं, भैया जय को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर ये जय को तुम्हारे घर छोड़ देंगे, तुम अपने पापा को आने से मना कर दो। ये सुन रचना ठीक है कहती है, तो आदित्य जय को अपने गोद में उठाने लगता है। तभी मोक्ष कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये सुन आदित्य झट से कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अपना क्लास अटेंड करो। तभी रचना कहती है, हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, बस हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम जा सकते हैं। ये सुन माही कहती है, हाँ और मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रही, क्योंकि मेरा पार्टनर जय ही है, तो हम तीनों भी आपके साथ चलते हैं भैया। तीनों को मना कर पाना आदित्य के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर वो कहता है, ओके। फिर सभी साथ जाने लगते हैं। आदित्य जय को अपने गोद में उठाया हुआ था। कुछ ही वक्त में तीनों कार के पास आ जाते हैं और सभी कार के अंदर बैठ जाते हैं। आदित्य ने जय को आगे बैठाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और कार स्टार्ट कर दिया था। कार रास्ते में रफ्तार से चला जा रहा था। तभी जय को होश आने लगता है और अपने आंखों को धीरे से खोलते हुए सबसे पहले आदित्य को देखता है, तो हैरानी से कहता है, आप, मैं यहाँ क्यों, कैसे? इससे आगे कुछ कहता कि उसे अपने सिर पर जोरों का दर्द होता है और वो अपने हाथ को सिर पर रख लेता है। तभी माही, रचना, मोक्ष तीनों साथ कहते हैं, जय पैनिक मत करो। तीनों के आवाज को सुन जय पीछे देखता है। तभी माही कहती है, तुम्हें बहुत गहरा चोट लगा है, ऊपर से तुम कुछ खाए भी नहीं हो, शांति से बैठे रहो। ये सुन जय आगे मुड़ आदित्य की तरफ देखता है, फिर अपने चेहरे को घुमा लेता है। तभी आदित्य रास्ते में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देखता है तो कार रोक कहता है, इसे होश आ गया है तो डॉक्टर की जगह हमें लंच करने जाना चाहिए। ये सुन जय कहता है, मुझे भूख नहीं है। ये सुन मोक्ष रचना दोनों में से कुछ कहते कि तभी माही कहती है, तुम्हें भूख नहीं है फिर भी खाना होगा।
इतना कहने के बाद कार रुकते ही माही कार से बाहर निकल जाती है और आगे जा जय के साइड का कार डोर खोल देती है तो जय को ना चाहते हुए भी कार से बाहर निकलना ही पड़ता है। वहीं मोक्ष और रचना भी कार से बाहर निकल जाती है और आदित्य भी। फिर पांचों साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। तभी रचना अपने मन में कहती है, उफ, मैं लंच के पैसे कैसे दूंगी, अभी तक मुझे पॉकेट मनी नहीं मिला है। तभी मोक्ष का नज़र रचना पर जाता है तो वो उसके कान के करीब जा कहता है, रचना, मुझे पॉकेट मनी मिल गया है, नेक्स्ट बार तुम मुझे खिला देना, अभी मैं पे कर दूंगा। ये सुन रचना मुस्कुराते हुए मोक्ष को देखती है। फिर पांचों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। तभी आदित्य को आता देख रेस्टोरेंट के सभी लोग आदित्य को ही देखने लगते हैं। वहीं मैनेजर को पता चलते ही वो भी भागकर आता है और आदित्य को ग्रिड करता है, फिर उसे वीआईपी केबिन के तरफ ले जाने लगता है। सभी उस तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में पांचों वीआईपी केबिन के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद मोक्ष रचना साथ बैठ जाती है तो उनके बगल में ही जय बैठने के लिए चला जाता है। ये देख आदित्य को बहुत गुस्सा आता है। वहीं माही अपने भाई के साइड बैठ जाती है। तभी मेजर मेन्यू पांचों को दे देता है तो सभी मेन्यू देखना लगते हैं। जय सबसे सस्ता खाना ढूंढ रहा होता है। तभी मोक्ष उससे मेन्यू कार्ड ले कहता है, तुम्हारे लिए मैं ऑर्डर करता हूँ। इतना कहने के बाद मोक्ष अपना और जय का ऑर्डर देने लगता है। फिर रचना भी अपने लिए कुछ मंगवा लेती है, वहीं माही और आदित्य भी। फिर ऑर्डर ले वो चले जाते हैं। तभी रचना जय के बालों को साइड कर उसके चोट को देखते हुए कहती है, आज तुम मेरे घर मेरे साथ चलो, पापा मम्मी को मैं बता दी हूँ। वही आदित्य को ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं माही को जय के इतने करीब होता देख कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उसे। वही रचना अपने हाथ को नीचे कर देती है तो जय उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर तो आदित्य का खून खोलने लगता है। वही जय कहता है, मैं ठीक हूँ रचना, अंकल आंटी से भी कह देना मैं तेरे घर नहीं जा सकता हूँ, मुझे काम पर जाना है। ये सुन रचना गुस्से में कहती है, तेरे लिए काम जरूरी है कि मैं? तो जय कहता है, तू? तो रचना अपने होंठों का पाउट बना कहती है, तो शांति से मेरे घर चल। वही दोनों के बातों को सुन आदित्य गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारता है तो चारों आदित्य को देखने लगते हैं। तभी आदित्य कहता है, शट अप, मुझे इरिटेशन हो रहा है। ये सुन माही कहती है, भैया आप ऐसा। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी आदित्य अपनी बहन को घूर कर देखता है तो वो शांत हो जाती है। वही वो तीनों भी आदित्य का रिएक्शन देख थोड़े सहम जाते हैं और शांत हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद वेटर खाना लेकर आ जाते हैं। फिर सभी को सर्व करने के बाद चले जाते हैं तो पांचों साथ खाना खाते हैं, वो भी शांति से। सभी का खाना हो जाता है तो वेटर बिल लेकर आ जाता है। तभी मोक्ष अपना कार्ड निकाल आगे बढ़ाने को था, तभी आदित्य कहता है, मैं पे कर दूंगा। ये सुन मोक्ष कहता है, इट्स ओके, मैं कर देता हूँ। तभी आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मैं अपने बात को रिपीट नहीं करता हूँ। इतना कहने के बाद अपना कार्ड आदित्य वेटर को दे देता है। फिर कार्ड ले वो बिल कटकर आदित्य के तरफ बढ़ा देता है तो आदित्य अपना कार्ड ले खड़ा हो जाता है और तो वो तीनों भी खड़े हो जाते हैं। फिर पांचों कार के पास जाते हैं। तभी आदित्य कहता है, तुम सब कार के अंदर बैठो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। इतना कहने के बाद आदित्य उन चारों से थोड़ा दूर जा जय को मैसेज करता है, तुम मेरे साथ चलोगे? इतना मैसेज करने के बाद वो एक कॉल कर अपने कान में फ़ोन लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जय के फ़ोन से नोटिफिकेशन का आवाज़ आता है तो जय अपने फ़ोन को निकाल आदित्य के मैसेज को पढ़ उसे बहुत गुस्सा आता है, पर उसके पास आदित्य के बात के मानने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं तो मैसेज में ओके बस लिख देता है। वही कॉल पर बात कर रहे फ़ोन में टू का आवाज़ आता है तो वो बात करना बंद कर अपने फ़ोन को देखता है, फिर वापस बात करने लगता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मीटिंग खत्म करने के बाद अपने केबिन में जा बैठ जाता है और एक फाइल उठा उसे देखते हुए वो मिस्टर खन्ना को गुस्से में कॉल करता है तो मिस्टर खन्ना कॉल उठा कहते हैं, हेलो। तभी अनिरुद्ध अपने कोल्ड और कठोर आवाज में कहता है, क्या डील हुआ है आपके और विक्रांत के बीच? इस सवाल पर मिस्टर खन्ना थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध तुम्हें पता है ना, विक्रांत से मैं दुश्मनी मोल नहीं ले सकता हूँ और तुम्हें भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम भी मत मोल लो।
ये सुन गुस्से में अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है, फिर सिगरेट निकाल उसे जला। सिगरेट के कस पीते हुए अनिरुद्ध अपने कठोर आवाज में खुद में ही कहता है, विक्रांत तुम अपने बैकग्राउंड का चाहे जितना इस्तेमाल कर लो, मुझसे जीत कभी नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद वो सिगरेट के कस लेने लगता है। दूसरी तरफ आदित्य अपनी बहन और मोक्ष को कॉलेज के पास छोड़ देता है, क्योंकि माही का हॉस्टल कॉलेज के पास था, वही मोक्ष का बाइक कॉलेज में था। अब सिर्फ कार में रचना और जय थे, तो रचना कहती है, आप यही रोक दीजिए, मैं और जय ऑटो से चले जाएंगे। ये सुन आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, इट्स ओके, मैं छोड़ दूंगा, बस अपना एड्रेस बताओ। ये सुन रचना हिचकिचाते हुए बता देती है। वही आदित्य को पता ही था, पर फिर भी पूछ लेता है। तभी रेड लाइट जलता है और आदित्य अपने कार को रोक देता है। वही उसके सामने विहान का भी कार रुकता है, और जब विहान अपने चेहरे को मोड़ता है तो उसे आदित्य और उसके पीछे शीट में रचना नजर आती है। तो वो जो पहले से गुस्से में था, उसका गुस्सा ये देख बढ़ जाता है और वो अपने कार से बाहर निकल आदित्य के कार के पास आता है। तो आदित्य उसे देख कुछ कहता कि तभी बैक शीट का कार डोर खोल रचना के तरफ अपने कठोर नजर से देखता है। वही रचना को कुछ समझ नहीं आता है, विहान इतने गुस्से में क्यों है। वही आदित्य कहता है, क्या बदतमीजी है विहान। तभी आदित्य के बात को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम आदित्य के कार में क्या कर रही हो। इस सवाल का रचना कोई जवाब देती इससे पहले आदित्य कहता है, कुछ भी कर रही हो, तुम्हें क्या। दोनों के बात करने से रचना और जय दोनों को समझ आ रहा था, दोनों के बीच का रिलेशन ठीक नहीं है। वही विहान कुछ ना सुन रचना का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरह खींचता है। तभी रचना अपने हाथ को छुड़ा कहती है, क्या कर रहे हैं आप, मैं और जय दोनों हैं और ये हमारी फ्रेंड माही का भाई है। जय को चोट लग गया है, इसलिए ये हमें घर छोड़ रहे हैं। तभी विहान का नजर जय पर भी जाता है और हेडलाइट भी ग्रीन हो चुका था। तो आदित्य कहता है, मुझे कार स्टार्ट करना है, कार डोर लॉक करो विहान। ये सुन विहान कहता है, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, बाहर आओ तुम दोनों। विहान की इस बात पर आदित्य कहता है, ये मेरी बहन के दोस्त है तो मैं ही छोड़ूंगा। ये सुन विहान कहता है, तो ये मोक्ष के भी दोस्त है तो छोड़ूंगा तो मैं ही। दोनों के कार रुके होने के कारण पीछे के सारे कार में बैठे लोग गुस्से में कार का हॉर्न बजा रहा था। तभी रोड पुलिस भी वहां आ जाता गई और कहता है, सर आप दोनों अपने कार को आगे बढ़ाए। पुलिस जब दो बड़े बिजनेसमैन को देखता है तो बस इतना ही कह पाता है। तभी विहान रचना के तरफ अपने कोल्ड आंखों से देख कार का दरवाजा बंद कर देता है। वही रचना को अच्छा नहीं लगता और वो बस विहान के तरफ देखती है, जो गुस्से में अपने कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर बिना उसके तरफ देखे अपने कार को आगे बढ़ा दिया था। तभी आदित्य फ्रंट मिरर से रचना के तरफ देखता है, जो विहान के कार को ही देख रही होती है। कुछ वक्त के बाद दोनों का घर आ जाता है तो रचना कार से बाहर निकल रही होती है। तभी जय कहता है, रचना मुझे काम पर जाना होगा। ये सुन रचना आगे कहने को थी, तभी जय कहता है, तुम्हें मेरा कसम ये टॉपिक यही खत्म। ये सुन रचना उसे घूर कर देखती है, फिर कहती है, तुम्हारा खबर मैं बाद में लेती हूँ। इतना कह रचना उदासी से जाने लगती है। वही जय उसे उदास जाता देखता रहता है। वही रचना को याद आता है, वो विहान से कही थी वो उसके साथ लंच करने चलेगी, फिर वो भूल गई तो वो अपना फ़ोन निकालती है जो ऑफ था। वो फिर भागते हुए अपने घर के अंदर जा रूम की तरफ भाग रही होती है तो उसकी माँ ये देख कहती है, धीरे चलो। पर वो कहाँ सुनती है किसी का। वो भागते हुए अपने रूम जा अपने फ़ोन को चार्ज में लगा देती है, फिर अपना फ़ोन ऑन कर चार्ज में लगाए ही विहान को कॉल करती है। वही विहान जो अपने कंपनी पहुंचा ही था और गुस्से में अपने केबिन के अंदर जा रहा था, उसका फ़ोन बजता है तो वो अपना फ़ोन निकाल रचना का कॉल आता देख कॉल रिसीव कर अपने कोल्ड आवाज़ में कहता है, क्या हुआ। तो अपने मासूम से आवाज़ में रचना कहती है, सॉरी, जय को चोट लगा तो मैं भूल गई। ये सुन विहान अपने केबिन के अंदर जाते हुए कहता है, तुम भूल गई इसके लिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये सुन रचना अपने मासूम आवाज में सवाल करती है, फिर आप गुस्सा क्यों है। इस सवाल पर विहान थोड़ा चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें उतरने कह रहा था तो क्यों नहीं उतरी। ये सुन रचना कहती कि तभी विहान कहता है, रहने दो, वैसे भी मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है जो मैं सवाल कर रहा हूँ, जो करना तुम्हें करो।
इतना कहने के बाद विहान कॉल कट कर देता है। वही रचना ये देख अपने मन में कहती है, कैसा अजीब इंसान है, मैं सॉरी बोल रही और ये गुस्से में कॉल कट कर दिया। खुद में इतना कहने के बाद अपने पिलो को मारकर रचना अपने गुस्से को शांत करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जय को अपने कंपनी अपने प्राइवेट एलिवेटर से ले जाता है और केबिन आने के बाद उसे बैठने का कह अपने चेहरा पर जा बैठ अपने लैपटॉप को खोल बैठ जाता है। वही जय आदित्य की तरफ देख अपने मन में कहता है, सर मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मैं अपने रियल रूप में हूँ फिर भी। वही आदित्य जय को बिना देखे कहता है, तुम बिना मेरे इजाजत का कॉलेज कैसे जा सकते हो। आदित्य का ये बात सुन जय को बहुत बुरा लगता है। जो कल आदित्य ने उसके साथ किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं है और उसे चोट आया है इससे भी मतलब नहीं है, बस मतलब है तो इस बात से कि वो बिना परमिशन का कॉलेज क्यों गया। आदित्य की बातों को सुन उसके आंखों में आंसू भर जाता है और वो अपने दबे आवाज में कहता है, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा था और आप नहीं आ रहे थे। जय के जवाब को सुन आदित्य अपने चेयर से उठा जय के पास जा उसके तरफ झुक उसे अपने कोल्ड नज़र से देखता है तो जय घबरा जाता है। वही आदित्य उसके गाल पर अपने हाथ रख अपने उंगलियों को मजबूत कर उसका गाल में अपने कठोर आवाज में कहता है, तुम्हारा कॉलेज लेट हो रहे हो या मेरे रूम में तुम मर रहे हो, तुम्हें उस रूम से बाहर निकलने का इजाजत तब तक नहीं है जब तक मैं ना दूं, गॉट इट। इतना कहने के बाद वो उसके चेहरे को झटके से छोड़ देता है। वही जय के आंखों में आंसू होता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो गुस्से में चेयर पर बैठा था उसे मोक्ष का मैसेज आता है तो वो अपने फोन को निकाल मोक्ष के मैसेज को देखता है जो मोक्ष ने डिलीट कर दिया होता है तो उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो कॉल कर देता है तो मोक्ष जो अपने हाथ में फ़ोन लिए अनिरुद्ध के मैसेज के आने का ही उम्मीद में बैठा था वो कॉल आता देख थोड़ा हड़बड़ा जाता है जिस कारण मोबाइल बेड पर गिर खुद ही उठ जाता तो अनिरुद्ध हेलो हेलो कहता है पर मोक्ष का आवाज न आता सुन वो कॉल कट करने को था पर तभी मोक्ष जल्दी से फ़ोन उठा अपने कान में लगा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, हेलो। मोक्ष के आवाज को सुन अनिरुद्ध कॉल कट करने से रुक उससे कहता है, अब भी मुझसे नाराज हो। अनिरुद्ध के सवाल पर मोक्ष हाँ कहता है तो अनिरुद्ध कहता है, अच्छा फिर मैसेज करके डिलीट क्यों किए फिर। इस सवाल पर भी वो झूठ कह देता है, वो मैं किसी और को भेज रहा था आपके पास चला गया इसलिए मैं डिलीट कर दिया। मोक्ष के झूठ को पकड़ना अनिरुद्ध के लिए कोई मुश्किल नहीं था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है मैं कॉल कट कर देता हूँ। ये सुन मोक्ष उसे रोकना चाहता था पर वो झुकना नहीं चाहता था। वो चाहता था अनिरुद्ध उसे मनाए पर सब उल्टा होते हुए ही नजर आ रहा होता है। वही मोक्ष को कुछ न कहता सुन अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है तो मोक्ष को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ही चिल्ला कर कहता है, आई हेट यू। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और सनाया कहती है, किसे हेट करते हो। सनाया के पूछे सवाल को सुन मोक्ष सनाया के तरफ देखता है फिर कहता है, वो तो मैं बस यूं ही बोल रहा था, आप यहाँ। इस सवाल पर सनाया कहती है, मैं मॉम डैड अनाया को बाहर लेकर जा रही हूँ तो तुम चलोगे। ये सुन मोक्ष कहता है, मैं थोड़ा थका हूँ, आप लोग जाए मैं थोड़ा देर सोना चाहता हूँ। ये सुन सनाया कहती है, ओके। फिर उसके रूम के दरवाजे को बंद करने वाली थी तभी कुछ सोचते हुए सनाया रूम का दरवाजा बंद करने से पहले कहती है, मोक्ष अनिरुद्ध का तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन मोक्ष कहता है, क्या, पर मैं अभी ही उनसे बात किया उन्होंने कहा था वो ठीक है। तभी सनाया कहती है, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा, अनुराग से मैं बाहर चलने के लिए पूछी थी तब अनुराग ने जाने से मना किया था ये कहकर कि अनिरुद्ध का तबीयत ठीक नहीं जिस कारण सारा मीटिंग वो हैंडल कर रहे हैं। ये सुन मोक्ष अपने मन में कहता है, क्या सच में अनिरुद्ध का तबीयत ठीक नहीं है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो उनका कॉल कट कर दिया। अपने मन में वो ये सारी बातें कर रहा था वही सनाया उसे खोया देख मुस्कुराते हुए रूम का दरवाजा भिटका जाने लगती है। तभी मोक्ष दरवाजे की तरफ देखता है फिर झट से खड़ा हो अपने कबर्ड के पास जा अपने लिए कपड़ा निकालते हुए कहता है, मुझे अनिरुद्ध के पास जाना चाहिए, वो बीमार होने पर भी बस काम करते रहते हैं, उन्हें अपना केयर करना नहीं आता है। इतना कहते हुए वो जल्दी से रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया अपने मॉम डैड अनाया के साथ कार में बैठ निकल जाती है।
वही मोक्ष भी अपने कपड़े बदल अपने रूम से बाहर निकल भागते हुए बाहर जाता है और अपने बाइक पर जा बैठ बाइक स्टार्ट कर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य काम करते हुए जय के तरफ देखता है जो अपने सिर को उदासी से झुकाया हुआ था। वो उसे देखते हुए उसमें खो जाता है, फिर अपने सेंस में अपने मन में कहता है, विक्रांत तुम सही कहे थे, मैं इसे अब तक यूज नहीं किया हूँ इसलिए इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, नहीं तो आदित्य दीवान को उसके तरफ कोई नहीं अट्रैक्ट कर सकता है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने सिगरेट को निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेते हुए अपने आप को शांत करने का कोशिश करने लगता है। वही जय को सिगरेट के स्मेल से बहुत प्रॉब्लम था, उसे खांसी होने लगता है तो आदित्य उसके तरफ देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मेरे पास आओ। आदित्य के ऑर्डर को सुन जय आदित्य के तरफ देखता है। उसे उसके पास अभी तो बिल्कुल भी नहीं जाना था पर जाना मजबूरी था। वो उठ आदित्य के पास जाता है तो आदित्य उसके हाथ को पकड़ अपने गोद में खींच सिगरेट के कसले धुआं जय पर चेहरे पर फूंकता है तो जय को बहुत घुटन सा महसूस होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये देख आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, सिगरेट के कस लो या मुझे लिप किस करो। ये सुन जय आदित्य के तरफ कठोरता से देखता है, फिर उसके हाथ से सिगरेट ले उसके कस लेते ही धुआं अंदर चला जाता है और वो खांसने लगता है। ये देख आदित्य की आंखें गुस्से में लाल और चेहरा कोल्ड हो जाता है, फिर वो अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे किस करने से अच्छा तुम्हें सिगरेट पीना लगा तो अब इसे पूरा पियो। ये सुन जय उसे हैरानी से देखता है, वही आदित्य अपने कोल्ड नजरों से उसे देख कहता है, नहीं पीना पूरा तो अभी भी दूसरा ऑप्शन है, मुझे किस करो। आदित्य के इस बात को सुन जय उसे किस करने की जगह किसी तरह उस सिगरेट को पीने लगता है। ये देख उसके हाथ से सिगरेट ले उसे बुझा देता है, फिर उसे अपने गोद से धकेल देता है जिस कारण वो जमीन पर गिर जाता है और उसे सिर पर जहां चोट लगा था फिर लग जाता। ये देख आदित्य चिंता से खड़ा होने को था पर जय कहता है, अगर सिगरेट पीने की जगह मुझे मौत भी चुनने को कहते तो आपको खुद से किस करने से अच्छा मैं मौत को चुनना पसंद करता। ये सुन आदित्य अपने जगह से ना उठ कहता है, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। क्योंकि आदित्य दीवान को कोई ऑफेंड करे तो आदित्य दीवान उसकी जिंदगी को इतनी जल्दी बख्शता नहीं है। इतना कहने के वो अपने काम में लग जाता है। वही जय को बहुत बुरा लगता है आदित्य के बातों को सुनकर। वो खड़ा हो सोफे के तरफ जाने को होता है पर आदित्य कहता है, यही खड़े रहो या जमीन पर बैठो, पर सोफे पर बैठने की औकात तुम्हारी नहीं है। ये सुन जय खड़ा रहता है और अपने आंसू को गिरने से रोकने के लिए अपने कलाई पर अपने नाखून गड़ा रहा होता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और दूसरी तरफ मोक्ष अनिरुद्ध के कंपनी पहुंच अपने बाइक को रोक कंपनी के अंदर जाता है। सभी मोक्ष को जानते थे कंपनी में, इसीलिए उसे कोई नहीं रोकता है। वही मोक्ष भागते हुए जा रहा था तभी चिराग से टकरा जाता है तो चिराग मोक्ष को परेशान देख सवाल करता है, क्या हुआ मोक्ष। तभी मोक्ष चिराग को देख उसे सॉरी कह देता है, सॉरी चिराग भैया। फिर भागते हुए जाने लगता है। ये देख चिराग अपने मन में कहता है, मोक्ष को क्या हुआ है। चिराग खुद में ये सवाल कर रहा था। वही मोक्ष भागते हुए अनिरुद्ध के केबिन जा बिना इजाजत लिए केबिन का दरवाजा खोल दिया तो अनिरुद्ध जो किसी से फोन में बात कर रहा था वो मोक्ष को परेशान देख कॉल पर बात कर रहे शख्स से कहता है, मैं इस बारे में कल बात करता हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। वही मोक्ष अनिरुद्ध के पास जा सवाल करने लगता है, आपको क्या हुआ है, क्या फीवर है या कुछ और। उसके सवाल को सुन अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आता है और वो सवाल करता है, ये सब क्या पूछ रहे हो। ये सवाल सुन मोक्ष कहता है, मुझे पता है आप नहीं बताओगे पर सनाया आंटी ने सब बता दिया है मुझे। ये सुन अनिरुद्ध सवाल करता है, क्या बताई है सनाया। यही कि आपका तबीयत खराब है इसलिए डैड आपके बदले सारा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जिस कारण वो सनाया आंटी के साथ बाहर नहीं जा सके। मोक्ष के बातों को सुन अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, ये लड़की पागल जरूरी है पर हेल्प अच्छा करती है। अपने मन में इतना कहने के बाद अनिरुद्ध अपना रुखा सा चेहरा बना कहता है, हाँ मैं बहुत बीमार हूँ। ये सुन मोक्ष अपने हाथ को अनिरुद्ध के सिर पर रख कहता है, पर आपको फीवर नहीं है, फिर क्या हुआ है। मोक्ष के सवाल पर अपने सिर पर रखे मोक्ष के हाथ पर अपने हाथ को रख कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द दे रहा है।
ये सुन मोक्ष कहता है, मैं दबा देता हूँ। इतना कहने के बाद अपने हाथ के साथ अनिरुद्ध के हाथ को उसके सिर से हटा चेयर के पीछे जाने को था, पर अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ अपने गोद में बैठा कहता है, मेरे गोद में अच्छे से बैठ, मेरा सिर दबाओ। ये सुन मोक्ष का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है, पर फिर अपने पैर दोनों तरफ कर अपने चेहरे को अनिरुद्ध के चेहरे की तरफ ही कर अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके सिर को दबाने लगता है। वही अनिरुद्ध तो बस मोक्ष के चेहरे को देखे जा रहा था, पर मोक्ष का ध्यान दबाने में था। तभी अनिरुद्ध उसके हाथ को दबाने से रोक उसे नीचे कर कहता है, मुझे तुम्हारे दबाने से कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये सुन मोक्ष कहता है, तो क्या मैं दवा लेकर आऊं? ये सुन अनिरुद्ध उसके आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे बस किस करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सुन मोक्ष का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वो अपने बड़े बड़े आंखों से हैरानी के साथ अनिरुद्ध को देखते हुए अपने हकलाए स्वर में कहता है, पर किससे, कैसे ठीक हो सकता है? इस सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, किस करने के बहुत फायदे होते हैं, कभी नेट पर सर्च कर लेना, अभी मुझे बस किस चाहिए। ये सुन मोक्ष उसके होंठों को देखता है, फिर अपने मन में कहता है, सच में दर्द अनिरुद्ध का ठीक होगा या बस ये सिर्फ किस चाहते हैं। अपने मन में इतना कह वो उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, जो भी हो, मैं भी तो किस करना चाहता हूँ ना। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों पर अपने होंठ टिका देता है, पर उसे किस करना तो आता ही नहीं था, तो बस सटाकर अपने होंठों को दूर कर देता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, किस ऐसे नहीं होता है। ये सुन मोक्ष जिसका चेहरा लाल हुआ पड़ा था वो हिचकिचाते हुए सवाल करता है, फिर किस कैसे होता है? ये सुन अनिरुद्ध कहता है, अपने होंठों को खोलो। ये सुन मोक्ष अपने होंठों को खोल देता है तो अनिरुद्ध कहता है, अपनी जीभ को बाहर निकालो। ये सुन मोक्ष वैसा ही करता है। तभी अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जा उसके जीभ को अपने मुंह में लाल लिक करने लगता है, तो बहुत अलग सा एहसास मोक्ष को होता है और उसके हाथ अनिरुद्ध के सीने में मजबूत हो जाता है और उसे अनिरुद्ध का ऐसा करना इतना अच्छा लगता रहा था कि वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही अनिरुद्ध भी उसके जीभ को लिक करते हुए उसके होंठों के स्पर्श को अपने होंठों में बसा पेसिनेटली चूमने लगता है। वही दूसरी तरफ सनाया उसी मॉल में आई हुई थी जो विक्रांत का था। तभी मॉल को देख अनाया को अनजाने में क्या किस याद आने लगता है, साथ ही अनिरुद्ध का उस दिन का गुस्सा भी वो याद कर अनाया सनाया से कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, आपको तो पता है ना अंकल का इस मॉल के ओनर के साथ बनता नहीं है। वही सनाया विक्रांत को बुलाई थी, तो जब अनाया ये बात कह रही थी तो वो पीछे ही खड़ा था। वही सनाया विक्रांत के तरफ देखती है। वही अनाया आगे कहती है, वैसे भी मुझे ये मॉल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर पता नहीं सब यही क्यों आते हैं, कोई और मॉल चलते हैं मम्मा अगर आपको शॉपिंग करना है तो। तभी विक्रांत कहता है, ओह तुम्हें ये मॉल पसंद नहीं है, पर क्यों? ये सवाल जो किया था उसका आवाज सुन अनाया अपने मन में कहती है भगवान, माना ये मॉल इनका है, पर क्या ये हमेशा इसी मॉल में रहते हैं? वही अनाया कुछ कहती कि तभी सनाया कहती है, ओह विक्रांत, ये बस अनिरुद्ध से थोड़ा डरती है इसलिए ऐसा बोली, नहीं तो सभी जानते हैं ये मुंबई का सबसे बेस्ट मॉल है, अब मैं जिसके लिए बुलाई थी उस पर ध्यान दो। ये सुन अनाया को समझ आता है सनाया ने विक्रांत को बुलाया है। फिर सनाया कहती है, मॉम डैड शॉपिंग में बिजी है तो चलो हम लोग फूड सेंटर में जा बैठकर बातें करते हैं। ये सुन विक्रांत कहता है, ओके। वही अनाया झट से कहती है, मम्मा मैं नानी नानू के साथ शॉपिंग करती हूँ, आप जाकर बातें करो। वही मम्मा सुन विक्रांत हैरान होता है तो वो सनाया के तरफ देखता है। तभी सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, इसलिए ही मैं तुम्हें और आदित्य को आने के लिए कह रही थी, पर आदित्य को तो कॉल उठाने का भी मेरा फुर्सत नहीं है। ये सुन विक्रांत कहता है, उसका मूड ठीक नहीं था इसलिए शायद कॉल नहीं उठाया होगा। वही अनाया वहां से खिसकने को थी, तभी सनाया कहती है, अनाया तुम क्या करोगी मॉम डैड के साथ? वो लेडी सेंटर तरफ है, वहां तुम्हारे लायक कुछ देखने के लिए भी नहीं होगा, मेरे साथ चलो। तभी अनाया कहती है, तो मैं अपने लिए ड्रेस इधर देखती हूँ, आप जाओ। ये सुन सनाया कहती है, नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। वही विक्रांत अनाया के तरफ देख रहा होता है तो अनाया को और नर्वसनेस हो रहा होता है। तभी ये देख विक्रांत कहता है, तुम्हें तो ये मॉल पसंद नहीं है तो कुछ खा ही लो, वो तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा।
ये सुन अनाया विक्रांत की तरफ देखती है और उसे देखते ही अनाया का कुछ कहने का हिम्मत नहीं हो रहा होता है। फिर तीनों फूड कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ जब वो तीनों केबिन में बैठते हैं फिर वेटर आता है तो यहाँ का स्पेशल डिश रेडी करने को कहता है और उससे पहले वो अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करता है। वही सनाया अपने लिए नॉर्मल कॉफ़ी करती है और विक्रांत अनाया को देखता है तो अनाया कहती है, जो आप पी रहे हो वही। ये सुन विक्रांत कहता है, फाइन। वही सनाया कहती है, अनाया तुम नहीं पी पाओगी ब्लैक कॉफ़ी। पर अनाया क्या करे, उसके दिमाग में विक्रांत को देख कुछ आ ही नहीं रहा था। तभी विक्रांत कहता है, ट्राई करने दो सनाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तो सनाया ओके कहती है। तभी उसे आदित्य का कॉल आता है तो सनाया कॉल उठा कहती है, अभी कॉल बैक किए हो, मैं विक्रांत के मॉल में विक्रांत के साथ हूँ, जल्दी आओ। ये सुन आदित्य कहता है, क्या हम कल मिले, मैं थोड़ा बिजी हूँ सनाया, सॉरी। ये सुन अपने होंठों का पाउट बना सनाया कहती है, ओके कल मिलते हैं। तो आदित्य बाय कह देता है। वही सनाया भी बाय कह पड़ती है। फिर वो विक्रांत को बता देती है कि आदित्य बिजी है। फिर सनाया अपने शादी का बात बताने लगती है। उसे इतना खुश देख विक्रांत उससे कुछ कहना चाहता था पर अनाया थी इसलिए वो नहीं पूछता। वही वेटर लेकर आ जाते हैं तो सनाया कॉफ़ी और दोनों ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। तभी अनाया उसका एक शिप पीने के बाद मुंह बना लेती है जिसे सनाया और विक्रांत दोनों ही नोटिस करते हैं। वही अनाया का रोने का दिल कर रहा था पर वो अपने सड़े मुंह को बना उसे पीने लगती है क्योंकि उसने ही ऑर्डर किया था। तभी विक्रांत उसके हाथ को पकड़ लेता है तो अनाया का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अपने नजरें उठा विक्रांत को अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगती है। तभी विक्रांत उसके हाथ से कप ले वेटर को बुला अनाया के लिए ओरियो शेक लाने का कह देता है। वही अनाया बहुत शर्मिंदगी फील कर रही होती है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष को किस करना बंद कर उसे उठा टेबल पर बैठा देता है तो मोक्ष का दिल जोरों से धक धक करने लगता है और वो हिचकिचाते हुए कहता है, आपका सर दर्द ठीक हो गया क्या? मोक्ष के हिचकिचाहट से भरे सवाल को सुन अनिरुद्ध उसके गर्दन के करीब जा किस करते हुए कान के पास जा कहता है, अगर मैं कहूँ कि नहीं, कुछ और करने से सर दर्द ठीक होगा तो क्या तुम करोगे? ये सुन मोक्ष हिचकिचाकर कहता है, आप क्या करना चाहते हो? ये सवाल सुन अनिरुद्ध उसे अपने बाहों में भर कहता है, बहुत कुछ पर अभी नहीं। इतना कहने के बाद वो उससे दूर हो अपने चेयर पर बैठ कहता है, अब शांति से बैठे रहो और मुझे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत करना। इतना कहने के बाद वो लैपटॉप में काम करने लगता है तो मोक्ष उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी मोक्ष कहता है, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? ये सुन अनिरुद्ध लैपटॉप में टाइप करते हुए कहता है, हाँ। ये सुन मोक्ष थोड़ा घबराते हुए सवाल करता है, आप मुझे सिंगर क्यों नहीं बनने देना चाहते हो? ये सवाल सुनते ही अनिरुद्ध के दिमाग में उसका पास्ट चलने लगता है, मैं किसी की पत्नी और माँ बनकर नहीं जी सकती हूँ, तुम्हें बच्चा चाहिए था मुझे नहीं। पर मैं दोनों बच्चों का ध्यान रखता हूँ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये सुन औरत चिल्लाते हुए कहती है, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक माँ हूँ, बीवी हूँ, इसलिए मुझे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिलता है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कारण मैं यूजलेस हो गई हूँ। उन बातों को याद करते ही अनिरुद्ध के आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो कहता है, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या सिंगर बनना? इस सवाल को सुन मोक्ष बिना कुछ सोचे कहता है, आप अगर आप चाहते हो मैं सिंगर नहीं बनूं तो ठीक है, मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। मोक्ष जब बिना हिचके उसे चुनता है तो अनिरुद्ध अपने सिर को उसकी गोद में रख देता है और अपने आंसू छुपाने का मोक्ष से कोशिश करता है। वही अनिरुद्ध पहली बार ऐसा कुछ किया था तो मोक्ष को बहुत स्पेशल फील हो रहा होता है और वो अपने हाथ को मोक्ष का सिर पर रख देता है।